तीसरे दरवेश ने यूं अपनी दास्तान शुरू की। हजूर, मैं अजम के बादशाह का इकलौता बेटा हूँ। मुझे शिकार का बहुत शौक था। दोस्तों को साथ लेकर अक्सर शिकार को निकल जाता और कई कई दिन बाद वापस आता। एक दफा का जिक्र है कि मैं शिकार खेलता हुआ बहुत दूर निकल गया। एक हमवार जगह नजर आई जिसमें जहां तक निगाह काम करती थी हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। जगह जगह रंग बिरंगे फूल अजब बहार दिखा रहे थे। हासा दूर जाने के बाद हमें एक काला हिरन चरता दिखाई दिया। उस पर जर बफत की धूल पड़ी हुई थी और गले में सोने के घुंघरू थे। घोड़ों की आहट से हिरन चौकन्ना हो गया। सर उठाकर हमारी तरफ देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ को चल दिया। मैंने अपने साथियों से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं इस हिरन को जिंदा गिरफ्तार करूंगा। ये कहकर मैंने हिरन के पीछे गोला डाल दिया। हिरन भी छलांगे बढ़ने लगा और हवा हुआ। हिरन और घोड़ा आगे पीछे हवा से बातें करते जा रहे थे। मेरा घोड़ा अगरचे बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो हिरन के करीब ना पहुंच सका। दौड़ते दौड़ते घोड़ा भी पसीने में नहा गया और मेरी जुबान भी प्यास के मारे खुश्क होने लगी। शाम हो चली थी जब मैंने देखा कि हिरन को जिंदा पकड़ने की कोई सूरत नहीं, तो कमान से एक तीर हिरन पर चलाया जो उसके पांव पर जाकर लगा। हिरन लंगड़ाता हुआ पहाड़ की तरफ चला। मैं भी घोड़े से उतरकर उसके पीछे हो गया। पहाड़ के कई उतार चढ़ाव तय करने के बाद एक बुर्ज सा नजर आया। जब पास पहुंचा तो एक बाग और चश्मा देखा। हिरन मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैं थका मांदा होने की वजह से पानी पीने और हाथ पांव धोने लगा। अचानक बुर्ज के अंदर से रोने की आवाज आई। कोई कह रहा था, ऐ बच्चे, जिसने तुम्हें तीर मारा, मेरी आह का तीर उसके कलेजे में लगे। खुदा उसे मुझ सा दुखिया बना दे। मैं ये सुनकर अंदर गया तो देखा कि एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी चेहरे पर और साफ सुथरा लिबास पहने बैठा है और वो हिरन उसके सामने लेटा है। मैंने जाकर सलाम किया और हाथ बांधकर अर्ज की, जनाब, मुझसे अनजाने में ये खता हुई। मुझे मालूम न था कि आपने इसे पाल रखा है। खुदा के लिए मेरी खता माफ कीजिए। बुजुर्ग ने कहा, तुमने एक बेजुबान जानवर को सताया है। अगर ये हरकत जैसा कि तुम कहते हो कि तुमने जानबूझकर नहीं की, तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। मैंने हिरन की टांग से तीर निकाला और जख्म धो धाकर मरहम पट्टी की। इसके बाद बुजुर्ग ने मुझे खाना खिलाया। थका हुआ तो था ही, खाना खाते ही नींद आ गई। आधी रात के वक्त रोने की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। उठकर इधर उधर देखने लगा। बाएं हाथ एक कमरा था जिस पर रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। रोने की आवाज उसी कमरे से आ रही थी। मैं पर्दा उठाकर अंदर चला गया। क्या देखता हूँ कि कमरे में एक खूबसूरत औरत का बुत रखा है जो संगे मरमर का बना हुआ था और ऐसी कारीगरी से बनाया गया था कि दूर से जीती जागती औरत का धोखा होता था। और वो बुजुर्ग भी उसके सामने अदब से बैठा था। मैंने बुजुर्ग से पूछा कि ये क्या माजरा है, ये बुत किसका है और तुमने इसे यहाँ क्यों रखा है। बुजुर्ग ने पहले तो मुझे टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो उसने मुझे अपनी अबीती सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, मेरा नाम नुमान स्याह है। तिजारत मेरा पेशा है। इस तिजारत की बदौलत मैंने मुल्क मुल्क की सैर की और बहुत से बादशाहों की खिदमत में रसाई हासिल की। एक बार दिल में ख्याल आया कि सारी दुनिया देख डाली, मगर जजीरा फ्रंग अब तक न देखा। देखना चाहिए कि वो कैसा मुल्क है, वहाँ का बादशाह कैसा है और वहाँ के रस्मो रिवाज क्या हैं। ये इरादा करके अपने दोस्तों और दूसरे ताजरों से सलाह की। सब ने मिलकर तिजारती काफिला तैयार किया और बहुत सा माल असबाब लेकर समुंदर के रास्ते जजीरा फ्रंग की तरफ रवाना हो गए। कई महीने सफर के बाद हैरियत से वहां जा पहुंचे। शहर में जा डेरा किया। अजब शहर था। बाजारों और गली कूचों में पुख्ता सड़कें थीं। सफाई ऐसी कि कूड़ा किरकट तो क्या,
कहीं एक तिनका भी नजर न आता। इमारतें रंग रंग की थीं और रात को सड़कों के दोनों तरफ रोशनी होती थी। शहर के बड़े बड़े खूबसूरत बाग थे। जब शहर में काफले के आने की खबर फैली तो एक शख्स आया और काफले के सरदार से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। काफले वाले उसे मेरे पास ले आए। मैंने उसकी बड़ी आवभगत की और फिर आने का मकसद पूछा। उसने कहा कि मुझे यहाँ की शहजादी ने भेजा है। आपके पास जो जो चीजें शहजादी के लायक हों ले चलिए, मुंह मांगे दाम मिलेंगे। मैंने उससे अगले दिन हाजिर होने का वादा किया। अगले ही दिन काफले का बेहतरीन सामान लेकर मैं शाही महल के दरवाजे पर पहुंचा। वही शख्स आया और मुझे शहजादी के पास ले गया। मैंने झुककर सलाम किया और फिर सब चीजें पेश की। शहजादी ने चीजों को पसंद किया और कहा कि इनकी कीमत तुम्हें कल अदा कर दी जाएगी। मैं सलाम करके चला आया। अगले दिन फिर शहजादी की खिदमत में हाजिर हुआ। शहजादी ने थोड़ी देर सामान की कीमत के मुतालिक बातें की। इसके बाद और सब लोगों को वहां से भेज दिया। जब सिर्फ मैं और शहजादी ही रह गए तो उसने कहा, तुमने अपने सामान की जो कीमत फहरिस्त में दर्ज की है, तुम्हें उसके मुताबिक रकम मिल जाएगी, बल्कि और बहुत सा इनाम भी दिया जाएगा, मगर शर्त यह है कि पहले मेरा एक काम करो। मैंने अर्ज किया, आप हुक्म फरमाएं। अगर मेरी जान और माल आपके किसी काम आ सकता है तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। यह सुनकर शहजादी ने एक हाथ लिखा और रुमाल में लपेटकर मेरे हवाले किया। फिर अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारकर मुझे दी और कहा, शहर के बाहर एक बाग है, दिलकुशा उसका नाम है, वहां जाकर दारोगा को ये अंगूठी देना और हमारी तरफ से सलाम कहना। फिर इस खत का जवाब ले आना, लेकिन जल्दी आना, देर न लगाना। मैं हाथ और अंगूठी लेकर शहजादी से रुखसत हुआ और बाग का पता पूछते पूछते वहां पहुंच गया। दरवाजे पर एक सिपाही पहरा दे रहा था। वो मुझे दारोगा के पास ले गया। मैंने सलाम किया और अंगूठी उसकी तरफ बढ़ा दी। वो बिगड़ कर बोला, मालूम होता है कि मौत तुम्हें यहाँ लाई है। खैर, अब अंदर आ जाओ। सरों के दरख्त के साथ एक कुटहरा लटक रहा है, उसमें एक नौजवान कैद है, उसको ये हाथ दो और जवाब लेकर जल्दी वापस आ जाओ। मैं बाग में गया। बाग क्या था, वहशत का नमूना था। जरा आगे जाकर वो कुटहरा नजर आया जिसमें एक नौजवान कैद था। मैंने हाथ उसे दे दिया। वो हाथ खोलकर पढ़ने लगा और मुझसे बार बार शहजादी का हाल पूछने लगा। इतने में बहुत से फरंगी सिपाही चारों तरफ से मुझ पर टूट पड़े। एक निहत्थे आदमी की बसात ही क्या, मैं पल की पल में लहू लहान होकर बेहोश हो गया। कितनी ही देर बेहोश पड़ा रहा। जब होश आई तो देखा कि दो आदमी मुझे चारपाई पर डाले लिए जाते हैं। एक कह रहा था कि इसकी लाश को कहीं जंगल में फेंक आए। दूसरा कह रहा था कि नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो और मुसीबत आएगी। मैंने ये सुनकर कहा, अरे भाइयों, मैं अभी मरा नहीं, जिंदा हूँ। मर जाऊं तो बेशक जहाँ जी चाहे मेरी लाश को फेंक देना, लेकिन खुदा के लिए ये तो बताओ कि मेरे साथ ये क्या माजरा हुआ है। उनमें से एक ने कहा, तुम भी निरे अहमक हो, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं था तो यहाँ आए क्यों। खैर, अब सारा माजरा सुनो। वो नौजवान जो बाग में कैद है, यहाँ के बादशाह का भतीजा है। पहले उसका बाप बादशाह था। मरते वक्त उसने अपने भाई को वसीयत की कि अभी मेरा बेटा बहुत कम उम्र है, जब तक वो समझदार नहीं हो जाता तुम सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में रखो। जब वो बड़ा हो जाए तो अपनी लड़की की शादी उससे कर देना और सल्तनत उसके हवाले कर देना। बड़े भाई के बाद छोटे भाई ने हुकूमत संभाली तो उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने वसीयत पर अमल करने के बजाय अपने भतीजे को दीवाना और पागल मशहूर करके पिंजरे में डाल दिया और चारों तरफ पहरा लगा दिया कि कोई उससे मिलने ना पाए। हमारी शहजादी यानी बादशाह की बेटी उस नौजवान की तरफदारी करती है, इसलिए बादशाह ने यह हुक्म दे रखा है
کہ शहजादी और शहजादे को एक दूसरे की इत्तला न दी जाए। जब शहजादी ने तुम्हारे हाथ हाथ भेजा तो बादशाह को खबर हो गई और उसने तुम्हारे पीछे सिपाही भेज दिए जिन्होंने तुम्हें जख्मी किया। अब सुना है कि बादशाह के वजीर ने शहजादी को इस बात पर राजी कर लिया है कि वो उस शहजादे को बादशाह के सामने अपने हाथ से मार डाले। मैंने कहा चलो मरते मरते ये तमाशा भी देख लें। उन दोनों ने मुझे ले जाकर दरबार के एक कोने में खड़ा कर दिया। बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था और शहजादी के हाथ में नंगी तलवार थी। कैदी नौजवान को पिंजरे से निकाला गया। शहजादी तलवार लहरा कर उसकी तरफ लपकी, लेकिन जब करीब आई तो तलवार फेंक कर कैदी शहजादे के पास बैठ गई। बादशाह ये देखकर सख्त गुस्से में आया और वजीर से कहने लगा कि क्या तुम यही तमाशा दिखाना चाहते थे। इस पर वजीर के इशारे से सिपाही शहजादी को वापस महल में ले गए और वजीर ने खुद तलवार उठाई कि शहजादे का काम तमाम कर दे। अचानक एक तीर न जाने किस तरफ से आकर वजीर की गर्दन में लगा और वो वहीं ढेर हो गया। बादशाह ये माजरा देखकर अपने महल में जा घुसा और सिपाही उस नौजवान को पिंजरे में डालकर फिर बाग में ले गए। मैं भी गिरता पड़ता वहां से निकला, लेकिन शहजादी को मेरा हाल मालूम हो चुका था। उसने आदमी भेजकर मुझे बुलवाया और जिर्राह को बुलाकर मेरे जख्मों की मरहम पट्टी करवाई। जिर्राह ने शहजादी के हुक्म के मुताबिक 40 दिन मुझे अपने पास रखा और पूरी तरह सेहतयाब हो जाने पर शहजादी के सामने पेश किया। शहजादी ने मुझे सामान की कीमत के अलावा और भी बहुत सा इनाम देकर वहां से रुखसत किया। मैं जजीरा फरंग से रवाना होकर वतन वापस पहुंचा। जब उस जगह पहुंचा तो ये दिल को बहुत पसंद आई। मैंने अपने साथियों और दूसरे ताजरों को वतन वापस भेज दिया और खुद यहाँ रहने के लिए ये छोटा सा मकान बना लिया। यहाँ शहजादी का बुत बनवा कर रख लिया। जिंदगी कुछ गुजर गई है, जो कुछ बाकी है वो भी इसी तरह गुजर जाएगी। बादशाह सलामत नुमान सियाह की ये दास्तान सुनकर मुझे भी जजीरा फरंग की शहजादी को देखने का शौक पैदा हुआ और मैं फौरन जजीरे फरंग की तरफ रवाना हो गया। मुद्दत तक सफर करने के बाद आखिर मैं जजीरे में पहुंचा। शहर में गया और गली कूचों में पागलों की तरह फिरने लगा। कोई सूरत ऐसी नजर न आई कि शहजादी तक रसाई हो सके। एक रोज इसी तरह बाजार में फिर रहा था कि अचानक लोग इधर उधर भागने लगे। पल की पल में बड़ा बाजार खाली हो गया। क्या देखता हूँ कि एक शख्स सिपाहियों की सी वर्दी पहने, बदन पर पूरे हथियार सजाए, तलवार लहराता चला आता है। उसके पीछे 2 गुलाम एक ताबूत उठाए हुए हैं। मैंने ये देखकर उसके पीछे जाने का इरादा किया। लोग मना करने लगे, लेकिन मैंने किसी की एक न सुनी और उस नौजवान के पीछे चलता गया। जब वो एक आलीशान महल में दाखिल होने लगा तो मुड़कर मेरी तरफ देखा। वो चाहता था कि तलवार का एक हाथ मारे और मेरी गर्दन उड़ा दे, लेकिन इससे पहले मैं उसके पांव पर गिर पड़ा। वो हैरान होकर कहने लगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, जो यूं मौत को ढूंढते फिरते हो। मैंने मौका गनीमत जानकर उसे नुमान सियाह की दास्तान सुनाई और कहा कि मैं उसका रिश्तेदार हूँ और शहजादी से मिलने आया हूँ। उस शख्स ने यह सुनकर एक आह भरी और कहने लगा, ऐ नौजवान, ये ताबूत जो तुम देख रहे हो उसी शहजादे का है। वजीर ने धोखे से शहजादे को मार डाला। मैं बचपन में शहजादे के साथ खेला हूँ और उसका दूध शरीक भाई हूँ। मुझे जोश आया तो मैंने उस वजीर को हलाक कर दिया। बादशाह को भी जान से मार देना चाहता था, लेकिन उसने कसम खाकर मुझे यकीन दिलाया कि शहजादे की जान लेने में उसका कोई हाथ नहीं। मैंने उसकी कसम का एतबार करके उसे छोड़ दिया। तब से मेरा काम यह है कि मैं हर महीने की पहली तारीख को ये ताबूत लेकर शहर में निकलता हूँ और अपने शहजादे का मातम करता हूँ। शहजादे का ये अंजाम सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। उस नौजवान ने कहा, शहजादे की मौत के बाद हमारी शहजादी बहुत दुखी है, दिन रात आंसू बहाती है। उस बुजुर्ग सौदागर नुमान का जिक्र जब भी करती है बड़ी इज्जत से करती है। तुम उसके रिश्तेदार हो, चलो मैं तुम्हें शहजादी के पास ले चलता हूँ। वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। अंधा क्या चाहे
दो आंखें। मैं तो पहले ही शहजादी को देखने की आरजू में गली गली कूचे कूचे फिर रहा था, फौरन उसके साथ हो लिया। उसने मुझे शाही बाग में जाकर बिठाया और खुद जाकर शहजादी को खबर की। थोड़ी देर बाद शहजादी अपनी चंद सहेलियों के साथ शाही बाग में आई। मैंने बड़े अदब से सलाम किया। वो नौजवान शायद उसे बता चुका था कि मैं नुमान स्याह का रिश्तेदार हूँ। मैंने जब उसे अपने बारे में बताया कि मैं अजम का शहजादा हूँ तो वो और भी खुश हुई। इसके बाद अक्सर ऐसा होने लगा कि हम दोनों की मुलाकात उसी शाही बाग में होती। कभी शहजादी के साथ उसकी चंद सहेलियां होती और कभी वो अकेली ही चली आती। वो मेरे साथ बातें करती तो मुझे साफ महसूस होता कि वो उदास है। दरअसल शहजादे की मौत का उसके दिल पर बहुत असर था। आखिर एक रोज वो कहने लगी, यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। मैं डरती हूँ कि किसी रोज शहजादे की तरह कहीं मुझे भी खत्म न कर दिया जाए। तुम मुझे किसी और मुल्क ले चलो। ये बात मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकती थी। मैं बड़ा खुश हुआ और कहा कि मैं तैयार हूँ। शहजादी गई और मुख्तसर सा सामान लेकर मेरे साथ हो ली। शाही महल से निकलकर अंधेरी गलियों और सड़कों से होता मैं उसे अपने मकान में ले आया। ये मकान मामूली किस्म का था और किसी को गुमान भी नहीं हो सकता था कि एक शहजादी ऐसे छोटे मकान में रह सकती है। शहजादी के महल से गायब होने की खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई। जगह जगह उसकी तलाश होने लगी। हर तरफ जासूस दौड़ाए गए कि शहजादी का पता लगाएं। मेरे मकान की तरफ किसी का क्या ध्यान जा सकता था, इसलिए हम दोनों इत्मीनान से वहीं ठहरे रहे। शहजादी का लिबास तब्दील करवा के मैंने आम से कपड़े पहना दिए और उसे अपनी बीवी मशहूर कर दिया। उसे मैले कुचले कपड़े पहने देखकर किसी को ये ख्याल भी नहीं हो सकता था कि ये फरंग की वही शहजादी है जिसको जासूस चारों तरफ तलाश करते फिर रहे हैं। एक रोज एक बुढ़िया भीख मांगती हुई मेरे घर आई और रो रो कर कहने लगी कि मेरी बेटी बीमार है, 2 दिन से भूखी प्यासी है, खुदा के लिए कुछ मदद करो। शहजादी ने तरस खाकर 2-4 रोटियां उसे दी और फिर अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी कि लो, इसे बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लेना। वो दुआएं देती बाहर की तरफ चली। रोटियां तो डेवरी में ही फेंक दी और अंगूठी को मुट्ठी में दबा लिया। खुदा को मेरा और शहजादी का पर्दा रखना मंजूर था। जैसे ही वो बुढ़िया बाहर निकली, उस मकान का मालिक बहजाद खान बाहर से घोड़े पर सवार आया। मैं अपना राज उसे पहले से ही बता चुका था और उसने भी मेरी हर तरह से मदद करने का वादा कर रखा था। उसने जो बुढ़िया को देखा तो फौरन सारा मामला समझ गया कि ये बादशाह की जासूस है और शहजादी की तलाश में आई है। एकदम घोड़े से उतरकर बुढ़िया को गर्दन से पकड़ लिया और अंदर लाकर दरख्त से उल्टा लटकाकर मार डाला। उसकी मुट्ठी से अंगूठी निकालकर शहजादी के हवाले की और हमें बुरा भला कहने लगा कि तुम लोगों ने बड़ी नादानी से काम लिया। सोचो तो सही, अगर बादशाह को खबर हो जाती तो तुम पर क्या आफत आती। बहजाद खान की हिम्मत और दानाई की बदौलत हम मुसीबत में गिरफ्तार होने से बचे। खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। इसके बाद कई महीने तक हम उसी मकान में रहते रहे। किसी को कानो कान खबर न हुई कि शहजादी इस मकान में पोशीदा है। इतने अरसे में सारा मामला दबदबा गया। जासूस और सिपाही थक हार कर बैठ रहे। मुझे अब अपने वतन की याद सताने लगी। मैंने वतन जाने का इरादा किया। बहजाद खान भी साथ जाने के लिए तैयार हो गया। बहजाद खान ने मेरे लिए एक तुर्की घोड़े और शहजादी के लिए एक असील घोड़ी का बंदोबस्त किया। खुद भी एक तेज तरार घोड़े पर सवार हुआ। रातों रात हम शहर से रवाना हुए। रास्ते में कहीं किसी किस्म की तकलीफ पेश न आई। थोड़े अरसे में हम अपने मुल्क की सरहद में जा पहुंचे। मैंने अपने हैरियत से वापस आने की इत्तला अपने वालिद बादशाह अजम की खिदमत में भेजी। बादशाह और वजीर बहुत खुश हुए और इस्तकबाल के लिए दरिया के किनारे आ जमा हुए। मैं, शहजादी और बहजाद खान दरिया के उस किनारे पर थे। जब मैंने दरिया के पार बादशाह की सवारी देखी
तो मोहब्बत के जोश में घोड़े को दरिया में डाल दिया और किनारे पर जाकर खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने मुझे अपने कलेजे से लगा लिया। मेरे घोड़े को दरिया में जाता देख शहजादी की घोड़ी ने भी पानी में कदम रख दिए। शहजादी ने लगाम खींची तो घोड़ी जोर से झटका देकर पानी में कूद गई। शहजादी घोड़े की पीठ से दरिया में गिर गई। बहजाद खान ने जो ये देखा तो शहजादी को बचाने की खातिर खुद भी घोड़े समेत दरिया में छलांग लगा दी, लेकिन वो भी पानी के तेज बहाव में फंस कर रह गया। बतेरे हाथ पांव मारे लेकिन कुछ बस न चला और वह डूब गया। बादशाह ने जो ये माजरा देखा तो फौरन बहुत से गोताखोर और तैराक बुलवाए। एक बड़ा सा जाल दरिया में डलवाया। गोताखोरों ने सारा दरिया छान मारा, लेकिन ना शहजादी का कुछ पता चला और ना ही बहजाद का। इस हादसे से मेरी हालत अजीब हो गई। पागलों और सदाइयों की तरह फिरने लगा। अगर शहजादी कहीं गायब हो जाती या मर जाती तो दिल को तसल्ली होती, तलाश के लिए निकलता या सब्र करता। लेकिन जब नजरों के सामने गर्क हो गई तो कुछ बस न चला। आखिर यही जी में ठानी कि खुद भी इसी दरिया में डूब जाऊं। एक रात यही इरादा करके दरिया में चला गया। जब पानी गर्दन तक आया तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। देखा तो वही सब्जपोश बुजुर्ग थे। उन्होंने दिलासा दिया कि तसल्ली रखो, शहजादी और बहजाद दोनों जिंदा हैं। तू अपनी जान नाहक क्यों खोता है? अब तू रूम की तरफ जा, 2 दरवेश और भी वहां गए हैं। जब तू उनसे मिलेगा तो अपनी मुराद को पहुंचेगा। सो हुजूर, मैं उस बुजुर्ग के हुक्म के मुताबिक यहाँ आ पहुंचा हूँ। अब देखें कब मुराद मिलती है। जब तीसरा दरवेश अपनी अबीती बयान कर चुका तो चौथे दरवेश ने अपनी दास्तान यूं शुरू की।